नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। गोरखपुर में आज सुबह से हुई बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नगर आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल लाइंस, बेतिहाता, मुंशी प्रेमचंद पार्क, खजांची, राम जानकी नगर और HN सिंह चौराहे जैसे प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि नगर निगम की टीमें सुबह 7 बजे से ही सड़कों पर सक्रिय थीं और पंपिंग स्टेशनों और नालों से पानी निकालने का काम तेजी से किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 घंटे के भीतर ही शहर से जल जमाव कम हो गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने कहा, आज सवेरे ही सुबह 7 बजे से काफ़ी तेज बारिश हुई है और लगभग पौन घंटे बारिश हुई है और नगर निगम की पूरी टीम सड़कों पर थी। सुबह 6:30 बजे से ही जितने भी हमारे पंपिंग स्टेशंस थे, जितने भी हमारे नालों में ओवरफ्लो हो रहा था पानी, वहाँ पे हमारी टीमें लगी हुई थी और सुबह से ही सारे अधिकारी, सारे इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियर्स, हमारे सभी सफाई निरीक्षक, ZSO, NSA सभी लोग सड़कों पर उतरे थे और उसका परिणाम ये रहा कि 1 घंटे के अंदर शहर से सारा पानी वो ड्रेन ऑफ हो गया और कहीं पर भी जल जमाव की समस्या नहीं रही और आम नागरिकों को सहूलियत। आज सुबह गोरखपुर में हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि शहर में 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम की टीमें काम कर रही हैं। अगले कुछ दिनों तक बीच बीच में धूप के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, जनपद में आज सुबह 8:30 बजे तक 54 मिलीमीटर पानी बरसा है और इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जा रहा है, मॉनिटर भी किया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी थोड़े पानी लगे हुए हैं वहाँ पे नगर निगम की टीम लगातार वहाँ से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है और अभी ये बारिश का जो ट्रेंड है ये अभी आगामी दिनों तक इसी तरह बना रहेगा। बीच बीच में धूप भी निकलती रहेगी, लेकिन बारिश चूँकि मानसून पीरियड अभी स्टार्ट है तो इसलिए ये मौसम अभी इसी प्रकार बने रहने की 2-3 दिनों तक संभावना है, जैसा कि अलर्ट प्राप्त है। देखिए, इसके लिए असेसमेंट कराया जा रहा है और अभी तहसील सदर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई है कि 1-2 जगहों पर जनहानि की सूचना है, लेकिन उसका सत्यापित कराया जा रहा है और जैसे ही इस सब का रिपोर्ट आ जाती है त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई करते हुए राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन से जो प्रभावित परिवार हैं उन्हें अनुग्रह सहायता। गोरखपुर में सोमवार सुबह तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की दुखद मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। पहली घटना अज्ञात छोटा टोला में हुई, जहां 45 वर्षीय नौमीनाथ शर्मा खेत में काम करते समय बिजली की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। दूसरी घटना बेला गांव में हुई, जहां 35 वर्षीय राकेश पासवान और उनकी 10 वर्षीय बेटी अनन्या आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनन्या गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि प्रशासन पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। मृतकों के परिवारों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आकाशीय बिजली गिरने से 6 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकलें और खेतों या खुले स्थानों से दूर रहें। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित रहने के लिए पक्के मकानों में शरण लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अभी इसको सत्यापित कराया जा रहा है। दरअसल एक जगह रोपाई कर रही थी जिनका नाम अभी जो आया है नेमीनाथ पुत्र सीता, तो ये एक जगह एक सूचना प्राप्त हुई और एक बेला क्षेत्र में घटना की सूचना प्राप्त हो रही है। कंट्रोल रूम को ये सूचना प्राप्त हुई है तो उसका संबंधित क्षेत्र के लेखपाल के माध्यम से वो रिपोर्ट प्राप्त किया जा रहा है और जैसे ही ये सारी विवरण का प्राप्त हो जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि सब प्राप्त हो जाएगी, देन उन्हें उसके जो राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन है उसके तहत उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें उनके परिवारजनों को उपलब्ध कराई जाएगी।
पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण राप्ती नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि नदी अभी अपने मुख्य मार्ग में है, लेकिन जल स्तर में लगातार वृद्धि जारी रहने की संभावना है, क्योंकि बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों से अपील है कि वे सतर्क रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, ये नदी चूंकि अभी अपने मेन कोर्स में है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है, विशेषकर जो नेपाल क्षेत्रों में बारिश हो रही है, उसके कारण नदी का जलस्तर इधर बढ़ा है। और आज सवेरे जो था वो थोड़ा सा नदी जलस्तर घटा भी है, लेकिन ये है कि अभी ट्रेंड बढ़ने का रहेगा, क्योंकि अपर कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है और अभी ये बारिश आगामी दिनों में भी होती रहेगी, जिससे नदियाँ अपने उफान पे रहेंगी। लेकिन अभी सारी नदियाँ जो हैं वो नियर अबाउट 2 से 4 मीटर नीचे हैं अपने डेंजर लेवल। रामगढ़ ताल थाना पुलिस ने नौकायान स्थित एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बाहर मारपीट करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। रामगढ़ ताल थाना प्रभारी चितवन कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर भोलू मिश्रा उर्फ धनंजय मिश्रा निवासी बिलंदपुर कैंट और शिवम सोनकर निवासी तुर्कमानपुर राजघाट को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि रेस्टोरेंट में खाना खाते समय खाना गिरने के बाद पर इन दोनों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी चितवन कुमार, उप निरीक्षक राम सिंह, हरिओम सिंह और कांस्टेबल नकीब अली शामिल रहे। गगहा थाने की पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद राज बहादुर यादव उर्फ राजू निवासी परसिया तिवारी थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 16 जून 2025 को एक महिला से सोने का मंगलसूत्र लूटा था। पुलिस ने अभियुक्त के पास से लूटा गया मंगलसूत्र, अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 2 खोखे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गगहा थाना प्रभारी सुनील कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक नीरज कुमार सिंह, अनीश कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, कल दिनांक 22/2025 की रात्रि में थाना गगा पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र में महोपार पुलिया के पास में जब चेकिंग की जा रही थी, तो एक बाइक सवार युवक को जब पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई और पुलिस के द्वारा इसके जवाब में आत्मरक्षा की गई कार्यवाही में उस युवक के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे अस्पताल भिजवाया गया। इस युवक की पहचान राज बहादुर यादव निवासी परसिया थाना बढ़लगंज के रूप में हुई है और यह अभियुक्त पूर्व में जो थाना गगा पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वंचित चल रहा था और इसके कब्जे से लूटी गई संपत्ति के साथ साथ घटना में इसके द्वारा प्रयुक्त अवैध तमंचा मैक्रो का कारतूस के बरामद हुआ है और इसके कब्जे से जो लूट में प्रयुक्त बाइक है वो भी इसके कब्जे से बरामद हुई है और अब थाना गगा पुलिस इसमें अग्रिम। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा का गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन पर आगमन हुआ। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी नेताओं ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में मिश्रा जी ने प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे डग्गा मार वाहनों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि इन वाहनों के कारण परिवहन निगम को प्रतिदिन 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, साथ ही सरकार को लाखों रुपए के टैक्स का नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि ये वाहन असुरक्षित है और दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों को 16 मई 2025 से 4% महंगाई भत्ता मिलने की बात कही, लेकिन 2001 से कार्यरत संविदा चालकों और परिचालकों को अभी तक नियमित न किए जाने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्रा ने कहा, आज मैं गोरखपुर आया हूं और मैं समझता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सभी कर्मचारी प्रतिनिधि साथी और गोरखपुर क्षेत्र के रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी और हमारे निगम के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक
और सेवा प्रबंधक और डिपो के ARM यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक अच्छा जो टीम वर्क हम रोडवेज परिषद की ये भावना रहती है कि कॉरपोरेशन को टीम के रूप में चलाया जाए। एक जो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी का विभेद है उसको रोडवेज परिषद बहुत न्यूट्रलाइज करके और कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाने में सब लोग सहयोग करके एक साथ चलें, ये प्रयास रहता है और वो प्रयास यहाँ पर आज सफल दिख रहा है। उसके अलावा मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा, इस वक्त निगम के सामने कुछ कठिनाइयाँ हैं और कई कठिनाइयाँ कर्मचारियों के सामने भी हैं। निगम के सामने इस वक्त गोरखपुर को, अगर हम वैसे तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन गोरखपुर जैसे सेंटर सा बनता जा रहा है, जो अनऑथराइज फ्लाइंग है, जो अवैध संचालन है मार्गों पर, जो अखिल भारतीय पर्यटक परमिट ले करके और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बजाय स्टेज कैरेज के रूप में तमाम गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये कॉरपोरेशन के लिए इस वक्त समस्या बनी हुई है। और एक हमारा मोटा सा आकलन है कि कॉरपोरेशन का कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन ये लूट कर ले जा रही हैं और राज्य सरकार के राजस्व को भी क्षति पहुंचा रही हैं, जो मैं समझता हूं कि कम से कम 70-80 लाख रुपया रोज़ राज्य सरकार का भी राजस्व का नुकसान हो रहा है और ये नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। इसको अभी रोडवेज परिषद ने गत दिनों एक अभियान भी चलाया है और पूरे प्रदेश में प्रत्येक ज़िले के DM और SP को और वहाँ के संभागीय परिवहन अधिकारी को नोटिस दिया गया है कि इन पर रोक लगाई जाए और अगर रोक नहीं लगती है तो आने वाले दिनों में परिषद आगे भी कार्यक्रम चलाएगी और जो इसको रोकने के लिए जो भी तरीका है शांतिपूर्ण ढंग से, वो हम निश्चित रूप से उसको अपनाएंगे और इस पर रोक लगवाने का प्रयास करेंगे। तो ये संभागीय अधिकारी के ही सहयोग से, यूँ कहें तो उनके अधीनस्थ रहने वाले लोगों की अधिकतर गाड़ियाँ, बसें रोडवेज के इस नुकसान में भागीदारी है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसी आम तौर पर चर्चा है और कहीं कहीं पर ऐसे केस जो है साबित भी हुए हैं और ये मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि 1972 से पहले ये राजकीय रोडवेज होता था और तब जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं वही हमारे मुखिया होते थे और आज हमको एक ऑपरेटर के रूप में ट्रीट किया जा रहा है और जबकि ये निश्चित रूप से जनसेवा का सबसे बड़ा अधिष्ठान है और उस पर इस तरह की शिकायतें जब मिलती हैं तो मन को दुख होता है और हम इसके लिए राज्य सरकार से और विभाग के माननीय मंत्री जी से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव परिवहन से ये ऐसे केसेस जब आते हैं तो उनके संज्ञान में लाते हैं, आगे भी ला करके और इस संरक्षण को ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। गोरखपुर से अधिकतर चल रही हैं, गोरखपुर से बहुत ज़्यादा चल रही हैं ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन अब तो इस वक्त हालात ये हैं कि पूरे प्रदेश में हरदोई जैसे जनपद में जो बहुत छोटा ज़िला, एक तरह से वहाँ पर इस तरह का कोई मतलब नहीं था इस तरह के अनऑथराइज फ्लाइंग का, वहाँ से भी लंबी लंबी दूरी की गाड़ियाँ इस तरह से अनऑथराइज फ्लाइंग कर रही हैं। लंबा एक बड़ा इशू है। उसके साथ ही साथ कुछ और इश्यूज़ भी हैं कॉरपोरेशन के लिए, जैसे हमारे जो हम एडिशनल टैक्स देते हैं, जो यात्री कर कहा जाता था पहले, अब अतिरिक्त कर कहते हैं उसको, तो उसके रेट में और निजी बसों का जो यात्री कर की दर है बहुत अंतर है। वो 150 रुपया पर सीट पर मंथ देते हैं और हम 600 रुपया पर सीट पर मंथ तक देते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाम पर इसमें और ये टैक्स रेट कम होना चाहिए, तो जबकि टैक्स जो है वो 4 गुना लगा रखा है। इससे कहीं ना कहीं यात्री जनता की जेब पर भी बोझ पड़ता है और मैं समझता हूँ हमारी ये मांग भी रही है और इस पर लगातार हमारा प्रयास चल रहा है संगठन की ओर से कि ये कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य स्थापित हो, जिससे इसका लाभ यात्री जनता को भी मिले, उन्हें वो भी किराया कम किराए में
परिवहन निगम की बसों में यात्रा कर सकें। जैसा आपने अभी कहा कि 150 प्रति यात्री पर है और 600 रुपया हमारे रोडवेज बसों पर है, क्या इसी का लाभ रोडवेज के कर्मचारी अपने अधीनस्थों को दे रहे हैं? नहीं, रोडवेज के कर्मचारियों का इसमें रोल नहीं है, शायद आपके समझने में कुछ फ़र्क हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक्चुअली हम राज्य सरकार को टैक्स देते हैं। कहने को तो जैसे वैसे तो टैक्स फ्री होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कम से कम 250-300 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खाली पैसेंजर टैक्स देते हैं। वैसे ओवरऑल टैक्सेस अगर जोड़े जाएं तो 800-900 करोड़ रुपया हम राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार से टैक्सेस देते हैं। तो ये यात्री कर, इसमें परिवहन निगम के कर्मचारियों का कोई रोल नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर ये रेट और हमारा और निजी बसों का कहीं पैरिटी होगी, कहीं पर सामंजस्य होगा, तो फिर यात्री निश्चित रूप से यात्री का जो टिकट की दर है वो हमारी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। और जो कर्मचारियों की भी तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं। आज कर्मचारियों को जब कॉरपोरेशन लगातार शुद्ध लाभ में चल रहा है, नेट प्रॉफिट में है, कैश प्रॉफिट में तो पिछले 15 साल से है, नेट प्रॉफिट में कॉरपोरेशन चल रहा है, और ऐसी स्थिति में भी परिवहन निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो उनका दैट इज़ द पार्ट ऑफ पे, वो ड्यू डेट से न दे करके और वो डेट ऑफ ऑर्डर से दिया जा रहा है। इस तरह से कर्मचारियों के साथ महंगाई भत्ते जैसे स्वीकृति में भी राज्य सरकार अन्याय कर रही है, विभेद कर रही है। साथ ही साथ संविदा के हमारे यहाँ तमाम साथी हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जितने रेगुलर कर्मचारी हैं उससे 3 गुना संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। तो वो संविदा के कर्मचारियों की भी तरह तरह की तमाम समस्याएं हैं। मैं समझ रहा हूँ उनके जो पारिश्रमिक की दरें हैं वो बहुत कम हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई यहाँ अनुपालन नहीं हो रहा है। कम से कम जो सरकार का ही फैसला है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी इतनी होगी, तय कर रखी है, वो भी तमाम मामलों में यहाँ पर उससे कम कर्मचारी को मिल रहा है। इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनका भी काफ़ी हद तक मैं समझ रहा हूँ पारिश्रमिक के नाम पर उनका भी शोषण हो रहा है, उनके भी पारिश्रमिक बढ़ने चाहिए। इस तरह की तमाम चीज़ें, संविदा के कर्मचारियों की कठिनाइयाँ हैं, रेगुलर कर्मचारियों की कठिनाइयाँ हैं, और संविदा के खुद राज्य सरकार ने 24 फरवरी 2016 को शासनादेश कर रखा है कि 2001 तक जितने संविदा के या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भर्ती किए गए हैं उन सब का नियमितीकरण कर दिया जाएगा, और सारे विभागों में लगभग हो गया है। लेकिन परिवहन निगम में आज तक 2001 तक के संविदा के साथियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। ये बड़ी दुखद घटना है। वैसे मैं समझ रहा हूँ ये राज्य सरकार को अपने शासनादेश का तो पालन करना ही चाहिए। 9 साल हो गया, अभी तक उसका पालन नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या है संविदा साथियों की, इनके चरणबद्ध नियमितीकरण की कोई योजना होनी चाहिए। तो ऐसी कोई योजना, इनकी कोई नियम कायदा कानून बनना चाहिए, इनकी कोई नियमावली बननी चाहिए, वो भी नहीं है। 20-20 साल से, 15-15 साल से, 22-22 साल से लोग काम कर रहे हैं। ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। और रोडवेज परिषद इन सारे मामलों को लेकर के अभी तो बातचीत के माध्यम से उसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों हमने आंदोलन की नोटिस दी थी, लेकिन कुंभ मेला आने की वजह से निगम प्रबंध के अनुरोध पर और इस आश्वासन पर कि ये मामले हम निपटाएंगे, हमने अपने आंदोलन को स्थगित कर रखा है। आने वाले दिनों में अगर निगम की समस्याएं और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से स्थगित आंदोलन अमल में आएगा, और वो आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ करके जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक वो आंदोलन रुकने वाला